स्टूडेंट, सामाजिक विज्ञान में आज हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया जाना है। जो 30% काटा गया था सरकार के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, मतलब कि यूपी बोर्ड के द्वारा 30% जो घटाया गया था, उसमें से अर्थशास्त्र का पहला अध्याय हमें नहीं पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय क्या है? संसाधन के रूप में लोग। देखिए, पहले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? देखिए, अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? मुख्य रूप से धन का अध्ययन करते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है? धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अब अर्थशास्त्र आखिर में कहते किसे हैं? देखिए, एक जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है वो राष्ट्र के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र जो मुख्य रूप से है वो धन का विज्ञान है। इसमें जो पढ़ा जाता है मुख्य रूप से वो धन के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो यह धन का विज्ञान है। अब जो चैप्टर है दो, संसाधन के रूप में लोग। तो संसाधन, अब संसाधन होता क्या है? भूगोल में यह पढ़ चुके हैं कि संसाधन किसे कहते हैं? कि वे वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? संसाधन। पहले पढ़ चुके हैं कि वे वस्तुएं जो मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उसी को संसाधन कहा जाता है। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मुख्यतः, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो हमें जो पढ़ना है संसाधन के रूप में लोग। लोग का मतलब जनसंख्या। जनसंख्या भी एक संसाधन होती है, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, संसाधन के रूप में लोग जो है उसका मतलब ये है कि वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन। यानी कि संसाधन के रूप में लोगों से आशय यह है कि वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन का तरीका। देखिए, उत्पादन पहलू की दृष्टि से क्या होता है? उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता को दिखाता है। यानी कि उत्पादन पहलू की दृष्टि से क्या होता है कि जनसंख्या पर यानी विचार करना कि उत्पादक पहलू की दृष्टि से उत्पादन कम करता है, जनसंख्या करती है। तो वो जो विचार किया जाता है किसके संदर्भ में? सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनकी जो योगदान होती है उसके क्षमता को के बारे में विचार किया जाता है। अब देखिए, जनसंख्या भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। जनसंख्या क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। कौन सा संसाधन? मानव संसाधन। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या है एक प्रकार का मानव संसाधन। तो देखिए, यह जो जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या, वो मानव संसाधन का एक सकारात्मक पहलू हो सकती है। जो विशाल जनसंख्या है वो एक सकारात्मक पहलू हो सकती है, लेकिन इसे अनदेखा तब कर दिया जाता है। जो विशाल जनसंख्या है यह क्या है? एक सकारात्मक, किसी भी देश के लिए एक सकारात्मक पहलू हो सकती है। कौन? विशाल जनसंख्या। लेकिन इसे अनदेखा उस टाइप पे कर दिया जाता है जब इसे नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाता है। विशाल जनसंख्या एक सकारात्मक पहलू हो सकती है, लेकिन इसे कई बार नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाता है। तब जाके क्या किया जाता है? विशाल जनसंख्या को सकारात्मक पहलू को क्या कर दिया जाता है? अनदेखा कर दिया जाता है। देखिए, जैसे कि जो विशाल जनसंख्या वहाँ तक शिक्षा पहुँचाना, स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, अन्य सुविधाएं, स्वास्थ्य पहुँचाने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के पास हर तरह की सुविधाएं देना, वहां तक पहुंचाना, ये समस्या होती है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है? इसे नकारात्मक पहलू में शामिल कर लिया जाता है। देखिए, जो जनसंख्या है, मानव संसाधन है, उसे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है। मानव संसाधन को यानी कि जो जनसंख्या है उसे उच्च शिक्षा और या अधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और अधिक स्वास्थ्य, मतलब कि उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के द्वारा क्या किया जाता है? मानव संसाधन को विकसित किया जाता है।
क्या किया जाता है, किसी भी देश में मानव संसाधन को उच्च शिक्षा या बेहतर स्वास्थ्य द्वारा क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मानव पूंजी निवेश। मानव पूंजी ये एक प्रकार का क्या होता है, निवेश होता है। जैसे हम कोई भी दुकान खोलते हैं, कोई भी व्यापार खोल लगाते हैं, मतलब व्यापार की शुरुआत करते हैं, उसमें निवेश किया जाता है, पूंजी का निवेश किया जाता है। ऐसी तरह से एक मानव पूंजी निवेश क्या है, मानव पूंजी जो निवेश है वो क्या है, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य। उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य ही मानव पूंजी निवेश है। ये क्या करता है, ये भौतिक पूंजी का निर्माण करता है। यानी कि जैसे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, भौतिक पूंजी का निर्माण ठीक उसी प्रकार से मानव पूंजी भी वही योगदान देता है। जैसे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, उसी तरह से ये भी क्या करता है, शक्ति की वृद्धि करता है। इस शक्ति की उत्पादक शक्ति की, जैसे पूंजी लगाते हैं तो उत्पादक शक्ति में वृद्धि होती है, उसी तरह से मानव पूंजी जो निवेश है वो भी क्या करता है, उत्पादक शक्ति की वृद्धि करता है। देखिए मानव जो पूंजी निवेश है, मानव पूंजी निवेश जो है वो भौतिक पूंजी की ही भांति क्या देता है, प्रतिफल प्रदान करता है। जैसे भौतिक पूंजी प्रतिफल प्रदान करता है, यानी कि जैसे मशीनें हम लगवा रहे हैं, मशीनें हमने लगा लिया, मशीन खरीद लिया, उससे वस्तुओं का उत्पादन होता है। उसी तरह से क्या होता है कि मानव पूंजी में अगर निवेश करेंगे, यानी कि मानव को अगर उच्च शिक्षित बनाएंगे, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, उनकी कुशलता को उच्च शिखर पर पहुंचाएंगे, यानी कि उनकी कुशलता में वृद्धि करेंगे, कार्य कुशलता में वृद्धि करेंगे, तो वो क्या होगा, वो भी उसी प्रकार का प्रतिफल देगा जैसे कि भौतिक पूंजी देता है। देखिए अधिक शिक्षा और उच्च स्वास्थ्य, या हम ये कहना कि अधिक शिक्षा और बेहतर जो क्या होता है, कुशलता होता है, प्रशिक्षण होता है, उससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके आम नागरिक है अगर वो अधिक शिक्षित है या अधिक कुशल है तो उसके उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे उसकी आय में वृद्धि होगी। और उसकी आय में वृद्धि के साथ साथ क्या होगा कि स्वस्थ लोगों की उत्पादकता है उसके रूप में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है और वो शिक्षित है, वो कुशल है, तो उसके उत्पादकता में वृद्धि होना एकदम लाजमी है। उसकी वृद्धि होगी, उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, तो उसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति है, अगर एक बेहतर शिक्षित व्यक्ति है, बेहतर कुशल व्यक्ति है, तो उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। उससे क्या होगा, उससे आय उसकी आय भी बढ़ती है। तो देखिए उच्च आय से क्या होता है, उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और स्वस्थ लोगों को लाभ मिलता है। उच्च अगर आय होगा तो न सिर्फ उससे अधिक शिक्षित व स्वस्थ लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि उससे उनको क्या होगा, लाभ होगा। अगर किसी भी व्यक्ति की उच्च आय है या वो अधिक शिक्षित है, इसकी आय उच्च ज्यादा है, यानी जो ज्यादा कमाता है, तो उससे न केवल अधिक शिक्षित और स्वस्थ लोगों को लाभ मिलता है, बल्कि वहाँ के समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक शिक्षित तथा स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक पहुंचता है। अधिक शिक्षित तथा स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों को तक भी पहुंचता है जो पहले से शिक्षित नहीं थे, जिनको पहले वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी गई, वो बाद में उनको वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। इनको अगर उस उच्च लोग मतलब कि उच्च आय से केवल अधिक मतलब उच्च आय जहाँ पे है, तो वहाँ से न सिर्फ अधिक शिक्षित लोगों को या स्वस्थ लोगों को की आय बढ़ेगी, बल्कि वहाँ के समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। जो मानव पूंजी है वो भौतिक पूंजी और भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। क्यों मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ क्यों है? भूमि और मानव पूंजी जो है वो भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जो मानव है वो भूमि का भी उपयोग कर सकता है और इस पूंजी का भी उपयोग कर सकता है, भूमि का भी उपयोग कर सकता है और भौतिक पूंजी का भी उपयोग कर सकता है। इसके अलावा भूमि जो है वो भूमि या भौतिक पूंजी मानव का उपयोग नहीं कर सकता। मानव जो है वो भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकता है, लेकिन जो भूमि या भौतिक पूंजी है वो मानव का उपयोग नहीं कर सकता है। देखिए
अनेक दशकों से क्या किया जाता है, अनेक दशकों से भारत में जो विशाल जनसंख्या को परिसंपत्ति के बजाय क्या दायित्व समझा जाता है। अनेक दशकों से यानी कई कई साल से क्या किया जा रहा है कि भारत में क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो विशाल जनसंख्या के कारण भारत को परिसंपत्ति के बजाय क्या समझा जाता है, दायित्व। यानी कि किसी भी देश में जो विशाल जनसंख्या होती है वो दायित्व तो नहीं होती है। अब जनसंख्या बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो विशाल जनसंख्या परिसंपत्ति न हो, दायित्व। विशाल जनसंख्या दायित्व नहीं है बल्कि परिसंपत्ति होती है। तो विशाल जनसंख्या को परिसंपत्ति भी समझा जा सकता है, सिर्फ वो दायित्व नहीं है। उसके कुशलता में वृद्धि करके, वहाँ की जनसंख्या की कुशलता में उनको शिक्षित करके, उनको स्वास्थ्य करके उन्हें उत्पादक संपत्ति बनाया जा सकता है। यानी कि अगर उन विशाल जनसंख्या जिसकी जनसंख्या जिस देश में ज़्यादा है, अगर वहाँ के हर व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, उच्च शिक्षा दी जाए, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर तकनीक का ज्ञान हो, तो वो क्या करेगा, उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, तो वो दायित्व का निर्वहन कर सकेगा, वह उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में उसे गिना जाएगा। तो ये कैसे किया जा सकता है, उसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है कि उसे बेहतर शिक्षा दी जाए, उसे बेहतर स्वास्थ्य दी जाए, उसके कुशलता में वृद्धि की जाए, तब जाके वो क्या कर सकता है कि वो उत्पादकता को बढ़ा सकता है। किसी भी देश की उत्पादकता जनसंख्या तभी बढ़ाती है जब वो क्या होती है, शिक्षित होती है, वो स्वस्थ होंगे और उनको तकनीक का ज्ञान होगा। अब मैं आपको दो कहानियों के माध्यम से इसके बारे में आगे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, शकल और विलास, दो कहानी के माध्यम से मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। शकल और विलास दो मित्र हैं। अब जो शकल है वो 12 वर्ष का है। देखिए, ये एक गांव में रहते हैं, ये दोनों एक गांव में रहते हैं। अब शकल के जो पिताजी हैं वो एक कृषक हैं, खेत में काम करते हैं, जबकि माता जो शीला है वो घर में काम करती हैं। तो माता जो है घर पे काम करती हैं और इसके एक चाचा भी हैं, शकल के एक चाचा हैं जो मैट्रिक पास कर चुके हैं, लेकिन वो बेरोजगार है क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अब शकल जो है, शकल की माँ जो घर पे काम करती है, तो शकल क्या करता है, उनके काम में उनकी सहायता करता है। इसके साथ साथ शकल अपने अन्य भाई और बहनों की भी सहायता करता है, यानी अपनी माँ की भी घर के काम में सहायता करता है और अपने भाई और बहन की भी सहायता करता है। अब देखिए, शकल के माँ बाप क्या चाहते हैं, शकल के माँ बाप चाहते हैं कि शकल पढ़े, तो वे उसका एडमिशन करा देते हैं गांव के स्कूल में। शीघ्र ही शकल का एडमिशन हो जाता है और वह उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर लेता है। कौन, शकल, जो 12 वर्ष का है, मतलब 12 वर्ष का। अब उसके पिता और माता ये भी चाहते हैं कि वो आगे की भी पढ़ाई करें, तो इसके लिए कंप्यूटर की व्यवसायिक पढ़ाई के लिए, कंप्यूटर कोर्स की व्यवसायिक पढ़ाई के लिए इसके पिता जो होते हैं वो कर्ज लेते हैं कि शकल पढ़ाई कर सके, क्योंकि शकल मेहनती और पढ़ने में उसकी रुचि है, तो वो पढ़ता है और वो व्यवसायिक परीक्षा भी पास कर लेता है और आगे जाके उसे एक प्राइवेट जॉब मिल जाता है, प्राइवेट नौकरी मिल जाता है, प्राइवेट कंपनी में एक नौकरी मिल जाता है। वो एक बढ़िया सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है और उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन की काफी बिक्री होती है, जिसके कारण इसका जो मालिक है, जो बॉस है, उसको क्या करता है, इसका मतलब उच्च पोस्ट, इसका जो पोस्ट है उसको आगे कर, मतलब क्या कहता है कि इसका जो मतलब कि इसका जो पोस्ट था उसको और क्या कहते हैं, पदोन्नति, इसका बॉस से खुश होकर क्या करता है, पदोन्नति कर देता है। अब दूसरा है ये विलास, विलास भी इसी के गांव का है और वो 11 वर्ष का है। विलास कितने वर्ष का है, 11 वर्ष का है। अब विलास के जो पिताजी हैं वो क्या है, एक क्या कहते हैं, मछुआरा। विलास के पिताजी एक मछुआरे हैं और जो इसकी माँ है वो, विलास के पिताजी मछुआरे हैं और जब विलास की उम्र 2 साल की थी तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब इसकी माँ क्या करती है, क्योंकि इसके पिताजी का देहांत हो चुका है, तो इसकी माँ जो है वो मछलियाँ खरीदती हैं और बाजार में ले जाकर बेचती हैं। तो इसकी जो माँ है, विलास की माँ, वो जमींदार के यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं और उसे बाजार में या मंडी में ले जाकर बेचती हैं और उनकी जो आय होती है एक दिन की वो 150 रुपये। अब विलास जो है वो शारीरिक रूप से कमजोर है, वो गठिया का रोगी है, लेकिन विलास की माँ के पास उतना पैसा नहीं है कि वह विलास का क्या कहते हैं इलाज करवा सकें, क्योंकि कमाई जो है वो 150 ही
है। तो ऐसे में विलास क्या करता है, अपनी माँ के काम में सहायता करता है, अपने भाई का सहायता करता है काम में, और अचानक से उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। अब चूंकि विलास पढ़ाई में भी रुचि नहीं है, विलास पढ़ता भी नहीं है, घर पे ही रहता है, माँ के काम में उसकी सहायता करता है, तो विलास की माँ अचानक से क्या होती है, बीमार पड़ जाती है। अब विलास के घर कोई सहायता करने वाला नहीं है, उसकी समस्या को कोई सुलझाने वाला नहीं है, तो इसके बाद क्या होता है कि विलास को अपनी माँ की जगह काम करना पड़ता है, यानी कि जो मछली का व्यापार विलास की माँ कर रही थी, अब वही काम विलास को भी करना पड़ता है, और विलास को भी वेतन मतलब इसके बदले जो पैसा मिलता है बहुत ही कम मिलता है, या हम ये कहना है कि विलास को भी क्या मिलता है, अपनी माँ की तरह ही उतना ही पैसा मिलता है, यानी कि वह बहुत ही कम कमा पाता है, क्योंकि ये गरीब है, इन्हें इनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो इनको विलास को न चाहते हुए भी मछली बेचना पड़ता है, क्योंकि आय का कोई स्रोत नहीं है, तो उसको भी लगभग अपनी माँ की तरह ही वेतन मिलता है। तो देखिए अब क्या होता है, इन दोनों व्यक्ति के से हमें क्या देखा, इन दोनों व्यक्तियों के बारे में हमने क्या देखा, इन दोनों व्यक्तियों का अध्ययन करने के बाद हमने ये देखा कि सकल जो है स्कूल जाता है, विलास स्कूल नहीं जाता है। सकल जो है पूरा स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, उसे डॉक्टर के पास आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वस्थ है। जबकि विलास जो है वो शारीरिक रूप से कमजोर है, वो बीमार है, और उसके घर के पास यानी उसके माँ के पास उतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, विलास का इलाज करा सके। सकल को क्या मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, सकल को प्राइवेट नौकरी मिल गया, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई की, कंप्यूटर से संबंधित पढ़ाई की, उसे एक बढ़िया प्राइवेट नौकरी मिल गया, जिससे उसकी आय बढ़ गई। विलास जो है वो वहीं का वहीं रह गया, यानी कि मछली बेचता रह गया, और उसकी आय में बढ़ोतरी नहीं, यानी कि उसकी आय सकल के बजाय इसकी आय कम रहेगी, ये गरीब का गरीब ही रह गया। देखिए अब सकल के मामले में क्या है, इस सकल के मामले में यह है कि कई वर्षों की शिक्षा ने, कई वर्षों की शिक्षा उसके श्रम की गुणवत्ता से क्या हुआ, कई वर्षों की शिक्षा ने क्या किया, उसके श्रम की गुणवत्ता को बढ़ा दिया। सकल ने कई वर्षों तक पढ़ाई की, एक तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा, फिर आगे जाके कंप्यूटर का कोर्स किया, जिसके कारण इसके श्रम की गुणवत्ता में बढ़ गई, उसकी श्रम की गुणवत्ता बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि इससे कुल उत्पादक में भी वृद्धि हो गई, यानी कि सकल के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ गई। अब उत्पादन क्षमता क्या करती है, उत्पादन क्षमता देश की आय को बढ़ाती है। अगर किसी व्यक्ति में उत्पादन क्षमता ज्यादा हो तो उससे क्या होगा, वो देश की आय बढ़ता है। अब इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में कुछ भी मिल सकता है, या तो वेतन के रूप में, जब व्यक्ति की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है तो वो या तो वेतन के रूप में उसे कुछ मिले, पैसा मिले, आय हो, या तो अन्य प्रतिफल के रूप में उसे कुछ मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, क्योंकि सकल एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है तो उसे वेतन के रूप में आय भी प्राप्त होती है। वहीं इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत जो विलास है वो पढ़ाई में इसका क्योंकि रुचि नहीं था तो वो पढ़ा नहीं, और अपने क्योंकि इसके माँ पहले से जब बीमार पड़ गई इसको भी मछलियाँ ही बेचना पड़ा, और मछलियाँ बेचने का इसकी आय कम रही, तो ये भी अपनी माँ की तरह क्या हुआ, अकुशल श्रमिक ही रह गया। यानी कि ये श्रमिक तो ये भी है, श्रमिक ये भी है, दोनों श्रमिक है, लेकिन जो सकल है वो कुशल श्रमिक है, क्योंकि इसने कुछ सीखा, इसने पढ़ा, इसने सीखा, तो ये कुशल श्रमिक बन गया। जबकि विलास ने पढ़ाई नहीं की तो यह अपनी माँ की तरह क्या रह गया, अकुशल श्रमिक ही रह गया। तो देखिए मानव संसाधन में अगर निवेश किया जाता है, मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। अगर मानव संसाधन में हम निवेश करते हैं, निवेश का मतलब ये होता है कि मानव संसाधन में निवेश का मतलब है कि मनुष्य को, आम आदमी को शिक्षित करना, उनको स्वास्थ्य पे ध्यान देना, उनके तकनीक बेहतर प्रशिक्षण पर ध्यान देना। तो अगर वो क्या कहते हैं कि मानव संसाधन में अगर निवेश करेंगे तो क्या होगा, भविष्य में इसका उच्च प्रतिफल प्राप्त होगा, और वह भूमि और निवेश की तरह, और जो निवेश किया जाना चाहिए कैसे, जैसे हम भूमि में निवेश करते हैं या पूंजी में निवेश किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मानव में भी निवेश किया जाना चाहिए। अगर भूमि में जैसे हम खेत में कुछ बोते हैं, फसल बोते हैं, तो विभिन्न प्रकार से इसमें पैसा लगाते हैं, खाद के रूप में, बीज के रूप में, सिंचाई के रूप में, इस तरह से कोई व्यापार करते हैं उसमें पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। तो उसी प्रकार से मानव में भी उसी तरह से पूंजी लगाई जाए, जनसंख्या में भी उसी तरह से पूंजी लगाया जाए, निवेश किया जाए, तो क्या होगा,
तो तब जाके मनुष्य प्रशिक्षित होगा, शिक्षित होगा और उसके अंदर उत्पादकता शक्ति बढ़ेगी। देखिए एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश किया गया, एक बच्चा है अगर उसके शिक्षा पर निवेश किया गया, उसके स्वास्थ्य पर निवेश किया गया, तो भविष्य में वो क्या करेगा, भविष्य में उच्च आय और समाज को अधिक प्रतिफल देगा। अगर एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, अगर हम बच्चे को शुरू से ही उसके शिक्षा पे निवेश किए, उसके प्रशिक्षण पे निवेश किए, उसके स्वास्थ्य पे निवेश करेंगे, तो भविष्य में उसकी आय तो बढ़ेगी, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। अगर किसी व्यक्ति की उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो आय ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उस व्यक्ति की, उस बच्चे की उत्पादकता बढ़ेगी तो आय बढ़ जाएगी और उससे समाज को भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। देखिए अब देखिए कि जैसे एक शिक्षित परिवार है, शिक्षित परिवार में माँ बाप क्या करते हैं कि अपने बच्चे को भी पढ़ाई पे, स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं। जो परिवार हम अपने आसपास ही देख लें, जो परिवार शिक्षित है, अगर परिवार शिक्षित है तो उसके परिवार के माँ बाप क्या चाहेंगे कि उसका बेटा भी, उसके बच्चे भी, बच्ची भी पढ़े। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाई का जो बेनिफिट है वो मालूम है कि उस पढ़ाई से क्या बेनिफिट होता है। तो वे अपने बच्चों की पढ़ाई पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई का बेनिफिट मालूम है। तो इससे एक प्रकार का चक्र बन जाता है। क्या बन जाता है? एक प्रकार का चक्र, यानी कि बेटा पढ़ा तो उसका बाद में, क्योंकि वो शिक्षित है तो उसका बेटा ही पढ़ेगा, जब उसका बेटा होगा तो वो जब शिक्षित है तो वो भी अपने बेटे को पढ़ाएगा। इस तरह से एक क्या बन जाता है, चक्र बन जाता है अगर शिक्षित परिवार है तब। वहीं जो परिवार अशिक्षित है, जिसके माँ बाप स्वयं नहीं पढ़े, तो उसके माँ बाप अगर स्वयं नहीं पढ़े हैं तो वो भी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वो परिवार अशिक्षित है तो उनके अंदर उत्पादक क्षमता भी कम होगी। अब उनके अंदर उत्पादन क्षमता कम है तो हो सकता है कि उनकी आय भी कम हो। अब उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, इतना आय उनका नहीं होगा कि वो अपने बच्चे को भी पढ़ा सके। तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। क्या बन जाता है? दुष्चक्र। ये क्या बन जाता है? एक दुष्चक्र बन जाता है, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं पढ़े होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि वो बच्चा भी नहीं पढ़ सकता है। बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हो सकता है उनकी आय इतनी ना हो कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें। लेकिन जिसका बच्चा पढ़ा है उसका बच्चा आगे भी पढ़ता है, क्योंकि उनकी आय, उनकी उत्पादकता ज्यादा होती है, उनकी आय ज्यादा होती है, तो वो अपने बच्चे को आसानी से पढ़ा लेते हैं, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दे देते हैं, उनके प्रशिक्षण पे ध्यान दे देते हैं। वो बच्चा पढ़ता है या नहीं वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, शिक्षित परिवार और अशिक्षित परिवार में। देखिए जापान एक देश है जहाँ पे मानव संसाधन पे काफी अधिक निवेश किया जाता है। किसमें? जापान में। जापान में क्या किया जाता है? मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया जाता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे मानव संसाधन में निवेश किया जाता है। वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अन्य देशों में, भारत में, रूस में, बहुत सारे देशों में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जापान में प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? वहाँ के लोग अपनी जनसंख्या को शिक्षा के रूप में निवेश करते हैं, जनसंख्या पर शिक्षा के रूप में निवेश करते हैं, और स्वास्थ्य के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में निवेश करते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का वे क्या करते हैं? दूसरे देशों से आयात करते हैं, यानी कि खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधन तो है नहीं, उनके पास सिर्फ एक मानव संसाधन है। तो मानव संसाधन पे वे निवेश करते हैं, उससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है, उससे उनकी आय बढ़ती है। तो वे क्या करते हैं? जब पैसा उनके पास पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। उसी के कारण वे विकसित भी हो गए हैं। जो जापान एक देश है वो काफी धनी और विकसित देश है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कुशलता और प्रौद्योगिकी को विकसित किया है। उन्होंने जापान में क्या किया है? कुशलता को विकसित किया है, प्रौद्योगिकी को विकसित किया है, जिससे वे धनी और विकसित देश हो गए। कुशलता का मतलब उन्होंने हर बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दिया, हर बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दिया, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, उसकी प्रशिक्षण पर ध्यान दिया, जिससे वो व्यक्ति, वो बच्चा क्या हुआ? प्रशिक्षित हुआ, उसके अंदर उत्पादकता बढ़ी और जिससे उसकी आय बढ़ी। तो उनके पास इस तरह से जब आय बढ़ती है, हर व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो वह देश ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? विकसित या धनी देश हो जाएगा। अब अगला पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। आई होप आपको सकल और जो विलास था इस कहानी के माध्यम से किस तरह से विलास करीब का करीब ही रह गया, अकुशल श्रमिक रह गया, जबकि
सकल एक कुशल श्रमिक बन गया, उसकी आय बढ़ी। आपको ये दोनों कहानियों के माध्यम से ये बातें समझ में आएगी कि आय कैसे बढ़ सकती है और आय कैसे नहीं बढ़ती है। अब अगला पॉइंट है पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलाप। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक तो पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए आपने विलास और सकल की कहानी पढ़ी तो समझ लिया कि विलास और सकल क्या है, कि विलास और सकल की तरह ही बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। विलास और सकल की तरह से विलास और सकल की हमने कहानी पढ़ा, कहानी सुना, उसी तरह से बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं विलास और सकल की तरह जो इस तरह के क्रियाकलापों में लगे हुए। देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि विलास क्या करता है, मछलियों को बाजार में बेचता है और उससे उससे क्या होता है, उसका वेतन प्राप्त होता है, यानी कि उस क्रिया से वेतन या लाभ के उद्देश्य से वो किया जाता है। विलास मछलियां क्यों बेचता है, उसको पैसा चाहिए, पैसे के लिए वो मछलियों को बेचता है। तो इस तरह से वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए क्या होता है, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। वेतन या लाभ के लिए जब इस तरह से काम किया जाता है तो पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अब देखिए, अब जो क्रियाकलाप किया जाता है, जो क्रियाकलाप है वो उसको तीन प्रकार से बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम एक होता है प्रथम प्राथमिक क्रियाकलापों को कितने भागों में बांटा गया, जो काम किया जाता है उसको कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक। देखिए अब क्रियाकलापों को कितने भाग में बांटा गया, जो आम व्यक्ति या व्यक्ति काम करते हैं, तीन प्रकार के काम होते हैं, उनके तीन प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है कृषि, फिर खनन, फिर पशुपालन, कृषि, खनन, वानिकी, पशुपालन। इसके अलावा और कुछ आ सकता है, मुर्गी पालन आ सकता है, आपका मत्स्य पालन आ सकता है। तो ये सब जो आता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। अब द्वितीयक में क्या आता है, द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है विनिर्माण। जो विनिर्माण के काम है वे किसमें आते हैं, द्वितीयक में। अब तृतीयक में क्या आता है, तृतीयक में आता है व्यापार, संचार, यातायात, बैंकिंग, बीमा, ये सारी जो सेवाएं हैं वो किसमें आती हैं, तृतीयक में। यानी कि इस तरह से जो क्रियाकलाप है कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, इन तीनों के फलस्वरूप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इन्हीं तीनों क्रियाकलापों को, जो क्रियाकलापों को तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन्हीं के फलस्वरूप क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है कि उत्पादन होता है। और फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इन्हीं उत्पादन से क्या होता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। और इन्हें क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रियाएं। इन क्रियाकलापों को जो तीन भागों में बांटा गया है, जिससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, इसी को कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं। क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रियाएं। यानी कि जो क्रियाकलापों को कई भागों में बांटा गया है, जिससे देश का आय बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो आय ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रियाएं। अब जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन, एक बाजार क्रियाएं होती हैं, सॉरी हाँ, बाजार क्रियाएं होती हैं, और एक गैर बाजार क्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहला होता है बाजार क्रियाएं और दूसरा होता है गैर बाजार क्रियाएं।
अब बाजार क्रियाएं क्या होता है, देखिए बाजार क्रियाओं का मतलब ये होता है कि हमने क्या देखा कि वेतन या लाभ के उद्देश्य से जो वस्तुओं का क्रिया जो परिश्रम किया जाता है वो क्यों किया जाता है, वेतन या आय, वेतन या लाभ के उद्देश्य से। बाजार क्रियाओं में क्या किया जाता है कि जो परिश्रम किया जाता है वेतन या लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। जबकि गैर बाजार से क्या अभिप्राय है, गैर बाजार से अभिप्राय ये है कि जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो उपभोग के लिए किया, स्वयं के उपभोग के लिए। गैर बाजार क्रियाओं में वस्तुओं का उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है, जबकि बाजार क्रियाओं में वस्तुओं का उत्पादन लाभ के उद्देश्य से या वेतन के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस तरह से ये आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वस्तुओं का उत्पादन वेतन या लाभ के लिए किया जाता है, जबकि गैर बाजार क्रियाओं में वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाता है, स्व उपभोग के लिए किया जाता है। अब इसके बाद क्या है, आई होप आपको बाजार और गैर बाजार के बारे में समझ में। बाजार क्रियाएं क्या है, जिसका उपभोग वेतन या लाभ के लिए किया जाए, जिसका उत्पादन वेतन या लाभ के लिए किया जाए उसे बाजार क्रियाएं। जिसका उपभोग स्वयं, जिसका उत्पादन स्वयं के लिए किया जाए उसे क्या किया जाता है, उसे कहा जाता है गैर बाजार क्रियाएं। अब देखिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवारों में क्या होता है, परिवारों के बीच श्रम विभाजन हो जाता है। परिवारों के बीच क्या होता है, परिवारों के में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन होता है। ये काफी पुराने समय से चला आ रहा है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक काफी पुराने समय से महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन होता रहा है। मतलब कि ये कि परिवार में महिलाओं का काम अलग, पुरुषों का काम अलग। महिलाओं का काम क्या होता है, घर से संबंधित, घर के अंदर रहकर घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं, घर के संबंधित काम करती हैं। जबकि पुरुष क्या करता है, पुरुष खेतों में जाकर कृषि करता है। अब देखिए शीला जो है, विलास की माँ जो शीला थी वो क्या करती है, वो खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, बर्तन मतलब धोती है, कपड़े धोती है और घर को साफ करती है। जबकि उसका पिता था जो बूटा सिंह, उसके पिता का क्या नाम था, बूटा सिंह, वो क्या करता है, बूटा सिंह क्या करते हैं, कृषि का काम करते हैं, उपज को बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब जो शीला थी वो परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उससे उसको भुगतान नहीं मिलता है। शीला जो है, शीला जो सकल की माँ जो शीला सिंह है, सकल की माँ कौन है, शीला सिंह, वो भी घर का काम करती है, घर का काम करती है, शीला सिंह घर का काम करती है और परिवार का पालन पोषण करती है। तो वो जो सेवा करती है उसका कोई भुगतान नहीं मिलता है। जबकि जो बूटा सिंह है वो कृषि का काम करते हैं और बाजार में अपने उत्पादों को ले जाकर बेचते हैं, उससे क्या करते हैं, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो जो महिलाएं घर में काम करती हैं उनको तो वेतन मिलता नहीं है, तो उनके काम को उनके काम के बदले, उनके क्या कहते हैं सेवा के बदले उनको वेतन एक नहीं मिलता है और फिर उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा भी नहीं जाता है। क्योंकि उनको जब वेतन नहीं मिलता, घर में काम करने के बदले उनको वेतन नहीं मिलता है तो उसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। जबकि जो बाहर उसका पति काम करता है, कृषि करेगा या अन्य काम, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। अब देखिए विलास की जो माँ थी गीता, वो मछली बेचकर आय कमाती है। विलास की माँ क्या करती है, विलास की माँ मछली बेचकर आय कमाती है। इसके बाद उन्हें भुगतान किया जाता है, यानी कि उन्हें भुगतान तब नहीं किया जाता है, शीला की माँ को भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि वो घर में काम करती है। लेकिन जो विलास की माँ है वो मछली बेच के काम करती है, मछली बेच के पैसा कमाती है, आय कमाती है, तो उसे भुगतान मिलता है। अब वे श्रम बाजार में उन्हें भुगतान कम मिलेगा, यानी कि महिलाओं को भुगतान कम मिलता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। घर में काम करने को उन्हें वेतन नहीं मिलता है और उसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन वही महिलाएं जब बाजार में जाकर काम करती हैं, यानी कि श्रम बाजार में जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तब जाकर उन्हें क्या मिलता है, उन्हें उसके बदले भुगतान मिलता है। अब देखिए शिक्षा और कौशल के द्वारा, ये शिक्षा और कौशल से आय के, जो कि शिक्षा और कौशल है यानी कि वही क्या है, आय के मुख्य निर्धारक हैं। शिक्षा और कौशल जो है वही आय के मुख्य निर्धारक। देखिए जो महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं है या उतनी कुशल नहीं है, उनकी आय कम होती है।
जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है और ज़्यादा कुशल नहीं है, उनकी आय बहुत ही कम है, और इसके साथ साथ उनको पुरुषों की तरह आय भी नहीं, उनकी आय भी पुरुषों की तरह नहीं होती है, और उनकी जो नौकरी होती है, काम होता है, वो नियमित नहीं होता है, यानी कि अनियमित होता है, और उनका जो पैसा मिलता है उसमें बहुत ही कमी होता है, यानी कि उनके काम निश्चित नहीं होता कि कब उन्हें काम मिलेगा कब नहीं, क्योंकि वो कुशल नहीं है, तो उनकी आय भी कम होती है और उनका काम भी निश्चित नहीं होता है। जबकि जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उनको पुरुषों के बराबर ही पैसा भी मिलता है, उनका काम भी निश्चित होता है। जो पढ़ी लिखी महिला शिक्षित है, जो अशिक्षित महिला है उनको तो पैसा बहुत ही कम मिलेगा और उनका काम का भी कोई निश्चित गारंटी नहीं है। लेकिन जो महिलाएं शिक्षित हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, उनको जो वेतन मिलता है वो पुरुषों के बराबर मिलता है और उनका काम भी निश्चित होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने काफी अधिक पढ़ाई की, अधिक प्रशिक्षण लिया और वो देश के बड़े पोस्ट पे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो देश के बड़े पोस्ट में हैं, वैज्ञानिक स्तर पर, इंजीनियरिंग स्तर पर और डॉक्टर के स्तर पर। तो मुख्य मुद्दा क्या है कि शिक्षा और प्रशिक्षण, इसके साथ स्वास्थ्य। अगर या तो पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वह शिक्षित है, प्रशिक्षित है और स्वस्थ है तो उसके अंदर उत्पादन क्षमता, हम मान लेंगे कि वो क्या है, उसके अंदर उत्पादन क्षमता ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि उसको कहीं भी काम मिल जाएगा, क्योंकि वह कुशल है। वह कुशल है तो उसको कहीं भी काम मिल जाएगा। जब काम मिल जाएगा तो क्योंकि उसको वह शिक्षित है तो उसके अंदर उत्पादन क्षमता ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी आय भी बढ़ेगी। उसकी आय जब बढ़ेगी तो वह देश की आय भी बढ़ेगी। अगर एक व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उससे देश की आय बढ़ती है, देश का विकास होता है। वहीं अगर व्यक्ति या औरत या स्त्री पुरुष शिक्षित नहीं है और प्रशिक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उनकी उत्पादकता कम होगी, उनकी आय कम होगी, उनको काम मिलने का मौका कम होगा, तो उससे देश का विकास अवरुद्ध होगा। तो देश का विकास तभी हो सकता है कि व्यक्ति या स्त्री क्या हो, शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो और स्वस्थ हो, तब वो देश की आय को बढ़ा सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, देश को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो मुख्य प्रश्न क्या है कि मुख्य प्रश्न ये है कि स्त्री या पुरुष को में पूंजी निवेश की आवश्यकता है। मानव संसाधन में, जनसंख्या में पूंजी निवेश की आवश्यकता है। देश में, भारत में पूंजी निवेश की आवश्यकता है। शिक्षा, व्यक्ति के शिक्षा पे खर्च किया जाए, उसके स्वास्थ्य पे खर्च किया जाए, इसके प्रशिक्षण पे खर्च किया जाए तो देश भी विकास कर लेगा। जापान की तरह भारत भी विकास कर सकता है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही था। आगे अगले चैप्टर में हम उसके आगे के जनसंख्या की गुणवत्ता और आगे शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सेकेंड अध्याय का जो पहला टॉपिक था, आज पहले वीडियो में जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।